नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हमारी पेशकश जिसका नाम है बेबाक, जिसमें हम तमाम बातों को तथ्यों के साथ आपके सामने रखेंगे। ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी, बेबाक बात होगी, तथ्यों के साथ बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, और बहुत सारी अहमियत रखने वाली खबरों के साथ आपके सामने आज हम हाजिर होने वाले हैं बेबाकी के साथ। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चर्चा टीआरपी की हो रही है। टीआरपी का खेल किस तरीके से खेला जाता है, टीआरपी आखिर है क्या, टीआरपी को मेजर यानी कि नापा कैसे जाता है, इन तमाम चीजों को समझना चाह रहे होंगे आप, क्योंकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर के बयान के बाद एक हवा आग की तरह फैली है कि आखिर ये टीआरपी का खेल है क्या और कौन इस खेल में सबसे ज्यादा लिप्त नजर आ रहा है। जरा आप भी देखिए कि ये टीआरपी का खेल है क्या, क्यों जरूरी है ये न्यूज चैनल के लिए। टीआरपी ये शब्द आम बोलचाल की भाषा में बेशक कम सुनने को मिलता हो, लेकिन जो लोग टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए शब्द बेहद अहम है, क्योंकि मीडिया संस्थानों को विज्ञापन की दर तय करने में टीआरपी की अहम भूमिका होती है और विज्ञापन से ही मीडिया संस्थानों को रेवेन्यू मिलता है। ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि मीडिया संस्थानों के लिए टीआरपी कितनी जरूरी होती है। वहीं मुंबई पुलिस ने इसी टीआरपी रैकेट का खुलासा किया है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने फॉल्स टीआरपी रैकेट के बारे में बताया कि कैसे ये रैकेट करोड़ों रुपए के राजस्व का मुनाफा कमा रहा था। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी को आरोपी मानते हुए कहा कि चैनल ने पैसे देकर रेटिंग बढ़ाई और टीआरपी रैकेट के जरिए पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट किया। जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था बीआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। वहीं मुंबई पुलिस को 2 और चैनल्स का पता चला है, जिनके नाम फख्त मराठी और बॉक्स सिनेमा है। ये चैनल पैसा देकर लोगों के घरों में चैनल चलवाते थे। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 8 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले लोग, प्रमोटर और डायरेक्टर के इसमें शामिल होने के चांसेस हैं। आगे की जांच चल रही है। जिन लोगों ने विज्ञापन दिया उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या उन पर दबाव तो नहीं था। की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसका एस्टिमेट 30 से 40 हजार करोड़ के बीच में लगाया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट के रेट किस प्रकार से फिक्स किए जाएंगे वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है, कौन से चैनल को किस हिसाब से टीआरपी का रेट, एडवर्टाइजमेंट का रेट मिलेगा। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज, उसका असर 100 ऑफ करोड़ में पड़ता है। वही रिपब्लिक टीवी ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने की बात भी कही है। रिपब्लिक टीवी ने दावा किया है कि हमने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए थे, इसलिए मुंबई पुलिस झूठे आरोप लगा रही है, क्योंकि बार्क की किसी भी रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का जिक्र नहीं है। वहीं इन तमाम विवादों के बीच आपको हम विस्तार से समझाते हैं आखिर टीआरपी क्या है और टेलीविजन के लिए ये क्यों अहम है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट एक खास टूल है। टीआरपी से चैनल की रेटिंग का पता चलता है। टीआरपी से कार्यक्रम की रेटिंग पता चलती है। टीआरपी से लोगों की पसंद का भी पता चलता है। टीआरपी से ही विज्ञापन की दर तय होती है, जिससे चैनल को रेवेन्यू आता है।
यानी ज्यादा टीआरपी वाले चैनल ज्यादा मुनाफे में रहते हैं। हालांकि साल 2008 में ट्राई ने टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट से संबंधित जो सिफारिशें दी थी, उसके मुताबिक विज्ञापन देने वाली कंपनी को अपने पैसे का पूरा फायदा मिले, इसलिए रेटिंग की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन ये चैनल और चैनल के कार्यक्रमों की रेटिंग तय करने का बेंचमार्क बन गया। कौन जारी करता है टीआरपी? 2008 में टैम और एएमएपी एजेंसी टीआरपी देती थे। ट्राई ने की सूचना प्रसारण मंत्रालय से बार्क की सिफारिश। 2010 में बार्क अस्तित्व में आया। हालांकि उस वक्त भी रेटिंग देने का काम टैम ही करती थी, लेकिन एएमएपी ने यह काम बंद कर दिया था। 2014 में टीवी रेटिंग पॉलिसी गाइडलाइन जारी हुई। 2015 में बार्क को टीवी रेटिंग देने की मान्यता मिली। मौजूदा समय में बार्क टीवी रेटिंग जारी करती है। वहीं अब हम आपको बताते हैं कि टीआरपी का विज्ञापन से क्या नाता है। 130 करोड़ लोग देश में हैं, 19 करोड़ से ज्यादा टीवी है। देश में विज्ञापन का बड़ा बाजार है। ऐसे में ये लोगों तक पहुंचने के लिए विज्ञापन बेहद अहम माना जाता है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां साल 2016 में भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री को विज्ञापन से 243 अरब की आमदनी हुई, वहीं सब्सक्रिप्शन से 90 अरब मिले। ये आंकड़ा साल 2020 तक बढ़कर विज्ञापन से 368 अरब और सब्सक्रिप्शन से 125 अरब तक हो चुका है। ऐसे में भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के लिए टीआरपी बेहद अहम मानी जाती है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। टीआरपी नापी कैसे जाती है, टीआरपी मापी कैसे जाती है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है। लेकिन इस 130 करोड़ में किस तरीके से टीआरपी को नापा जाता है और मापा जाता है, बहुत बड़ा सवाल है। आइए अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि टीआरपी पैमाना तो है कि कौन सा चैनल कितना पॉपुलर है, कौन सा शो कितना पॉपुलर है, लेकिन तरीका क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। टीवी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आपने अक्सर सुना होगा कि फला चैनल टीआरपी की रेस में नंबर 1 पर है, या किसी सीरियल की टीआरपी अच्छी आ रही है। हमने अभी तक आपको बताया कि टीआरपी होती क्या है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टीआरपी को कैसे मापा जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि टीआरपी कोई वास्तविक नहीं बल्कि अनुमानित आंकड़ा होता है। देश भर में टीवी के करोड़ों दर्शक हैं। ऐसे में सभी लोग किस चैनल को पसंद कर रहे हैं या कौन सा प्रोग्राम उन्हें अच्छा लग रहा है, इस पर सभी दर्शकों की राय जानना नामुमकिन है। इसलिए इस काम को सैंपलिंग के जरिए मापा जाता है। टीआरपी मापने वाली एजेंसी देश के अलग अलग हिस्सों में एक मीटर लगाती है, जिसे पीपल्स मीटर या बैरोमीटर कहते हैं। जानकारी के मुताबिक देश भर में करीब 30,000 घरों में ये पीपल्स मीटर लगे हुए हैं। इसके जरिए ये पता चलता है कि उस टीवी सेट पर कौन सा चैनल, प्रोग्राम या शो कितनी बार और कितनी देर तक देखा जा रहा है। पीपल्स मीटर से जो जानकारी मिलती है, एजेंसी उसका विश्लेषण कर टीआरपी तय करती है। इन्हीं सैंपल्स के जरिए सभी दर्शकों की पसंद का अनुमान लगाया जाता है। टीआरपी किसी चैनल, प्रोग्राम या शो की लोकप्रियता का पैमाना है। टीवी चैनल्स की कमाई का बड़ा जरिया विज्ञापनों से आने वाला पैसा होता है। जिस चैनल की जितनी ज्यादा टीआरपी होती है, विज्ञापन देने वाली कंपनियां उसी पर सबसे ज्यादा दांव खेलती हैं। ज्यादा टीआरपी है तो चैनल विज्ञापनों को दिखाने की ज्यादा कीमत लेगा। कम टीआरपी होगी तब या तो विज्ञापनदाता उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे या फिर कम कीमत में विज्ञापन देंगे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बेबाक अपने शो में एक और मुद्दा मसला उठा रहे हैं हम बेबाकी के साथ। राजस्थान में एक पुरोहित को, एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है और इसके पीछे की वजह जमीन के विवाद को ठहराया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में क्या क्राइम का ग्राफ इस कदर बढ़ चुका है? क्या अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि किसी शख्स को जिंदा जला देते हैं? दबंगई इस हद तक बढ़ गई है क्या? देखिए बेबाक तरीके से। राजस्थान के करौली में 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर एक मंदिर के पुजारी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। इस वारदात में गंभीर रूप से जख्मी पुजारी को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पुजारी ने दम तोड़ दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को करौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला करौली के सपोटरा थाने इलाके का है। यहाँ मंदिर के बाबूलाल वैष्णव पुजारी थे।
और मंदिर माफी की जमीन पर भी उनका कब्जा था, लेकिन इस जमीन पर गांव के दबंग कैलाश मीणा की नजर थी। इसी जमीन पर कब्जा हथियाने के लिए आरोपी कैलाश मीणा ने पुजारी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गांव के कुछ दबंग लोगों ने, जिनमें कैलाश मीणा और उसके लड़कों का नाम आ रहा है, कर्ण मीणा, कैलाश मीणा, उन्होंने जाकर वहां उस ज़मीन पर, उसकी समतल कराई हुई ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से उसमें छप्पर बांधने लगे। जब बाबूलाल वैष्णव ने गांव के पंचों कोई पुकार के भाई ये गलत कर रहे हैं, दबंगता से मेरी समतल की हुई ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमद रहा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो उस कड़वी के, बाजरे की कड़वी की पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान अपराध में नंबर 1 हो चुका है। ऐसे में राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजस्थान जो एक मर्यादित प्रदेश रहा है, आज राजस्थान का नंबर 1 कहां पर है? नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान का नंबर, शर्म की बात है हम सब के लिए कि महिलाओं के ऊपर क्राइम में सबसे पहला प्रदेश पूरे भारत के अंदर राजस्थान है। आज ये स्थिति हो गई है राजस्थान की। गुंडों का राज है, जैसे मैंने कहा, आत्महत्या कर रही है पुलिस, बजरी खनन वाले पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं, पुलिस भागती फिर रही है। और बचाव किसका हो रहा है? सिर्फ इनके कांग्रेस के विधायकों का, इनके मंत्रियों का, उनकी सुरक्षा हो रही है, ये जनता की कोई सुरक्षा नहीं। वहीं अगर पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनसीआरबी के मुताबिक राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। साल 2017 में राजस्थान में 1,69,941 अपराध के मामले थे। 2018 में 1,71,889, तो 2019 में 2,25,306 अपराध के मामले दर्ज हुए। वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है। ऐसे में प्रदेश की जनता डरी हुई है और सहमी हुई है कि आखिर मुख्यमंत्री कब तक अपराधियों के मसीहा बने रहेंगे। कि हम तो खाली अपराधों की चर्चा कर रहे थे, पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को, उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में, उनके मुख्यमंत्री नहीं उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं, जनता त्रस्त है, इसलिए ये पंचलाइन बदल गई कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने इस वारदात को लेकर ट्वीट कर मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी वारदात सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। जिले के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है, जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरीके से राजस्थान में अपराध बढ़ता जा रहा है, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है और ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और बेखौफ अपराधियों पर नकेल कसी जाए। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बेबाक में राजस्थान के बाद बिहार लिए चलते हैं आपको। बिहार में चुनावी सरगर्मी लगातार, पारा इसका चढ़ता जा रहा है। आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी, इस पार्टी की संजीवनी है लालू प्रसाद यादव। एक राहत की खबर एक राहत की खबर जरूर आई है सामने लालू प्रसाद यादव के लिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए जो खबर है राहत वाली, उससे आरजेडी को राहत नहीं मिल रही। यानी कि थोड़ी सी राहत है, आफत अभी बहुत है। इस रिपोर्ट में देखिए। चारा घोटाला
जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को 4 मामले में सजा सुनाई गई है। सभी मामलों में अलग अलग सजा चल रही है। जब तक सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश कोर्ट नहीं दे देती है, तब तक सभी सजा अलग अलग चलेंगी। सभी म्यादी सजा काटने के बाद ही इन्हें जमानत मिल सकती है। जुलाई महीने में लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दाखिल की थी। इसमें उनके बिगड़ते स्वास्थ्य का भी हवाला दिया गया था। जमानत याचिका में आधार बनाया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है और लालू प्रसाद यादव फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से लालू यादव की जमानत को काफी अहम माना जा रहा था, मगर दुमका मामले की सुनवाई पेंडिंग होने की वजह से उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। फिलहाल लालू यादव का रांची के एम्स में इलाज चल रहा है और ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि लालू प्रसाद के बाहर निकलने से बिहार की राजनीति का समीकरण बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें सामने आती हैं और हालिया दिनों में बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक अलग ही चाल चरित्र और चेहरा निकल कर सामने आया है। लेकिन अब हम जिस तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, संवेदनशीलता के साथ लेकिन बेबाकी उसमें शामिल है। जरा देखिए कि किस तरीके से अब धार्मिक एक डर, एक खौफ का माहौल क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है और तभी इसी वजह से सना खान जैसी अदाकारा ये कहकर छोड़ देती हैं कि इस्लाम में वो काफी अंदर जा चुकी हैं, धार्मिक ज्ञान काफी ले चुके हैं, इसलिए वो बॉलीवुड को छोड़ रही हैं। अब ऐसे में सवाल बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी, उसके बाहर से भी उठने लगा है कि क्या ऊपर वाले का खौफ है या फिर खौफ पनपाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिग बॉस की रनर अप और सलमान खान की को स्टार अपने अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है और मजहब की राह पर चलने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी सना ने खुद एक लंबी चौड़ी पोस्ट पर साझा करके दी, जिसमें सना खान ने लिखा कि तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि वो अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री के किसी काम के लिए दावत न दे। बहुत बहुत शुक्रिया। सना खान एक मॉडल, डांसर और अभिनेत्री हैं। उनका जन्म 21 अगस्त 1988 में मुंबई में हुआ। सना ने अपने करियर की शुरुआत एड फिल्मों से की। सना मुंबई के धारावी में पली बढ़ी। उनके माता पिता की बात करें तो सना के पिता कन्नूर के मलयाली मुस्लिम हैं, वहीं उनकी मां मुंबई की रहने वाली है। सना ने बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना देखा था, लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद मिली। सना खान बिग बॉस 6 से चर्चा में आई। वहीं अब सना ने अपने फैंस को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है। वहीं सबसे बड़ी बात ये कि सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की वजह इस्लाम को बताया। इतना ही नहीं, सना खान सभी सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी हॉट तस्वीरें हटा चुकी हैं। ऐसे में सना अब इस चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर लोगों की मानवता के लिए सेवा करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अब अल्लाह के आदेशों का पालन करेंगी। सना खान से पहले दबंग एक्ट्रेस जायरा वसीम भी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हैं। उन्होंने इसके पीछे इस्लाम को ही मुख्य वजह बताया और बॉलीवुड का अपना सफर खत्म कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम अभिनेत्रियों को इस्लाम से डर लगने लगा है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में तमाम मुस्लिम अभिनेत्रियां अभी भी मौजूद हैं जो फिल्मों में बेहद बोल्ड सीन देती हैं और आइटम सॉन्ग भी। तो क्या इस्लाम में महिलाओं के लिए फिल्मों में काम करने की मनाही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बेबाक तरीके से आज हमने आपके सामने कुछ अहम खबरें रखी हैं। लगातार बेबाकी के साथ अपने इस कार्यक्रम में आपके सामने हम आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर तथ्य क्या है। ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी, सीधी सपाट तथ्यों के साथ बेबाक बात होगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।